हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पोलैंड के लिए आप लोग को बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे व्यूवर्स ने मुझे कॉल करके पूछा और मैसेजेस भी डाले। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को शेयर करूँगा तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा। और एयरपोर्ट पे आजकल कुछ न्यू अपडेट है, जैसे कि ट्रैवलिंग के टाइम आप लोग को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें शेयर करूँगा आप लोग को। और जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अपने दोस्तों यारों में या ग्रुप जो हैं उनमें शेयर करें ताकि उनको अपनी तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आए और अपना सारी चीज़ें अच्छे से तैयारी करें। तो इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक भाई हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया तो उनके जो भी फाइलिंग कर रहा होगा, तैयारी करवा रहे होते हैं जो लोग, उनका क्या कहना है और वीएफएस में आप इंक्वायरी लेते हैं तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिलता है, ये सब चीज़ों का मैं अपडेट करूँगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वीएफएस में कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, अपॉइंटमेंट कैसे है, क्या है। अगर आप वहाँ कॉल करेंगे ना, आप तो ये सोच के कॉल करेंगे भाई मैं कॉल करूँगा वहाँ से मुझे इंक्वायरी मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी नहीं मिलेगी आपको। प्रॉपर हर चीज़ की अपडेट नहीं करते हैं कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं करते हैं आप। वो आपको बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल मतलब एक गाइड जो होता है ना, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आप सोचेंगे शायद मैं वहाँ कॉल करूँ और मुझे सब चीज़ें पता चल जाए, एक प्राइवेसी समझ लीजिए या कुछ भी। तो आपको करना खुद ही होता है और काफ़ी चीज़ें आपको समझनी होती है। जैसे कि लोग चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, चेकलिस्ट चेंज होती रहती है भाई, ठीक है। चेकलिस्ट जल्दी जल्दी चेंज होती है। जल्दी क्या मतलब, सपोज करिए जैसे अब आज अगर हम किसी की फाइलिंग कर रहे हैं और वो जो है जब चेकलिस्ट डाउनलोड होती है तो उस टाइम का पता लगता है। अब अगले महीने किसी की अपॉइंटमेंट है, उस टाइम जब डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं तब अपॉइंटमेंट चेकलिस्ट देखते हैं तो वो कुछ और होती है। ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें मैं आपको अब शुरू से, अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है भाई कि शुरू से ही मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट तो एप्लीकेशन फॉर्म है ये, लेकिन मैं शुरू से ही आपको हर चीज़ें इसमें अपडेट करते चलता हूँ। तो आप लोग को सारी मतलब एक अच्छी सी एक ये वीडियो हो जाएगी और आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आपने अपना प्रोसेस करा, आपको मान लो सपोज करो अपॉइंटमेंट आ गई। अभी एक अपॉइंटमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक भाई से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि अपॉइंटमेंट कोई बंदा दिलवा रहा है और बोल रहा है 1 हफ्ते के अंदर सबमिशन करवा दूंगा और अपॉइंटमेंट दे देगा। तो भाई देखिए, ऐसा नहीं होता। अभी सब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। डायरेक्ट अभी अपॉइंटमेंट एम्बेसी के हाथ में है। वही आपको ड्रॉ के सिस्टम से आपको आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो यही आपको स्टेप फॉलो करना है, उसी से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अब आपको अपॉइंटमेंट आ गई, सपोज करो दिसंबर की, ठीक है। तो दिसंबर की करिए, आगा आपको अपॉइंटमेंट आ गई है। अब आप तैयारी करना शुरू करिए कि आपकी पीसीसी आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस वाली हो। अगर आपके पास नॉर्मल जो पीसीसी होती है वो है तो उसको अपोस्टल कराना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी मेरे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि भाई पीसीसी कौन सी लगेगी, अब टाइम नहीं है। अब देखिए, किसी के पास टाइम नहीं है तो एक चीज़ इसमें और ऐड कर देता हूँ कि अपॉइंटमेंट आ गई है और पीसीसी रेडी नहीं है तो आप एक काम करें, आप लोकल जो एसपी ऑफिस वाली पीसीसी होती है ना वो कराएं और उसको अपोस्टल कराइए। अपोस्टल करा के बढ़िया से वो फाइल में लगाइए। 110% वो वर्क करती है, ठीक है। अब पीसीसी हो गई, अपॉइंटमेंट आपकी आ गई है। स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। स्टेटमेंट का क्या है भाई कि स्टेटमेंट आपका 3 महीने का लगता है। लोग 6-6 महीने का लगाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 महीने का स्टेटमेंट लगता है और कम से कम 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख 80-90 हज़ार तक के आप स्टेटमेंट उसमें अगर आप रेडी कर सकते हैं तो इसको करिए, ठीक है। और इसमें ट्रांजैक्शन के लिए लोग पूछते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन कैसे करना है, इसको सेव करना है क्या। देखिए, आप एक अपॉइंटमेंट जब अप्लाई करते हैं तो एक थोड़ा अमाउंट कुछ उसमें छोड़ दीजिए, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा थोड़ा अमाउंट जो कि 2.5, 3, 3.5 के से कम हो, 1.5, 2, जो आप कर सको उसको आप करके उसमें छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब आप उसमें डालना निकालना, सेविंग करते रहें, डालते रहें, यूज़ करते रहें। और अपना जैसे कि पेट्रोल डलवाना है, शॉपिंग करना है, मटेरियल लाना है, कुछ आपका बिजनेस है वो लाते हैं तो वो करते रहिए, कोई इशू नहीं है। अपॉइंटमेंट जिस दिन आपको आ जाती है, मान लीजिए अगर नवंबर में आई, दिसंबर में आपका अपॉइंटमेंट है, आप उस टाइम पे फिर उसमें पैसे सेव करना शुरू करें।
ताकि आप जब स्टेटमेंट निकालेंगे तो बढ़िया स्टेटमेंट भी निकलेगी और ओल्ड बैलेंस जो आपका होगा वो भी बढ़िया रहेगा। ये हो गया स्टेटमेंट की बात, चेकलिस्ट की बात हो गई। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई इस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन है कि डिपार्चर और अराइवल। अराइवल कब कर रहे हैं आप, डिपार्चर कब कर रहे हैं, ये दोनों डेट डालनी होती है। तो डाल के अप्लाई तो हो जाता है, आपने फॉर्म लोड डाउनलोड किया उसमें और आपका लिंक आया, आपने फॉर्म लोड उसमें अप्लाई किया, सारा फॉर्म फिल किया और उसको डाउनलोड करके अपने पास निकाल लिया PDF। अब जब आपको अपॉइंटमेंट आती है तो अपॉइंटमेंट की ईमेल में भी एक लिंक होता है जिसको आप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके आपको वही फॉर्म मिलता है। फॉर्म के नीचे एक स्लिप होती है, ठीक है, एक छोटी सी स्लिप होती है जिसमें अपॉइंटमेंट होती है, आपकी डेट टाइम लिखा होता है। बहुत से लोग को टाइम नहीं समझ में आता है भाई, वो उल्टा लिख के आता है। देखो वीडियो में बता दे रहा हूँ, वो उल्टा लिख के आता है। 2025 पहले होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होती है, फिर टाइम होता है। तो अभी एक भाई की कॉल आई है, मैं तो टाइम ही नहीं समझ में आ रहा भाई ये कै तारीख की है, तो उल्टा लिखा होता है। यानी कि आपको इधर से पढ़ना है, 9:30 बजे या 10:30 बजे है, फिर उसके बाद आपका 5 तारीख है, फिर आपका जनवरी है, फिर 2026 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और आपका उसमें नीचे एड्रेस भी होता है प्रॉपर। ये VFS होता है, एम्बेसी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि एम्बेसी में जाना है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे रही है, तो भाई ये VFS होता है। VFS आपसे फाइल लेगा, वही आगे एम्बेसी को भेजेगा, फिर एम्बेसी आपको वीज़ा लगाएगी, फिर आपका VFS के पास आएगा, VFS आपको कोरियर करेगा। ये होता है इसका प्रोसेस। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना होता है कि आपकी डेट, तो जब आप डाउनलोड करोगे ना अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म, तो उसमें डेट आपको मिलेगा पुराना वाला, यानी कि जो आपने पहले डाला था। सपोज करो 4 महीने पहले या अगस्त में या सितंबर की डेट डाली थी आपने जाने की, आने का तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला दोनों ही है, क्योंकि आने वाली बात तो बाद में देखेंगे ना। अभी तो फिलहाल आपको ये देखना है कि आपको जाना कब है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो अब आई है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे व्यूअर्स ने जो मुझे वो बात करी कि उन्होंने काफ़ी यूट्यूबरों की वीडियो देखी, तो वो मेरे से बोले कि भाई मैंने बहुत से लोग की वीडियो देखी है, तो कोई लोग कह रहे हैं कि इसको इसी फॉर्म को आप एडिट कर दो और एडिट करके इसमें डेट अभी की डाल दो, अब जब आप जाना चाहते हो, जब आना चाहते हो वो डाल दो। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एडिटिंग एक बहुत बड़ा फॉल्ट है आपको वीज़ा ना लगने का। किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस फॉर्म को एडिट करके देंगे ना, वो सबमिट भी नहीं होगा भाई, क्योंकि सबमिट जो हो रहा है वो फॉर्म अलग है। उसमें फॉर्म में आप जब उसको फॉर्म भर देंगे तो उसमें 4 बारकोड लग के आते हैं नीचे, सबसे लास्ट वाले पेज पे 4 बारकोड लगे हुए होते हैं, वो फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि वो फॉर्म का लास्ट पेज कैसा है, उससे आप लोग पकड़ लोगे जिसकी अभी फाइलिंग हो रही है, या आपकी डॉक्यूमेंट जो रेडी कर रहा है, या आपको जिनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझे दिया गया है कि नहीं, ठीक है। और फॉर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक ये भी है भाई कि फॉर्म अगर आपको कोई देता है तो भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है पकड़ने का, कि आपको ईमेल आता है 4 से 5 दिन पहले, एक ईमेल आता है जो कि एम्बेसी के ड्रॉ के सिस्टम के ही थ्रू आता है आपको, उसमें लिंक होता है, वहाँ से आपको फॉर्म भरना होता है। हालांकि जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं तो उस लिंक की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी भर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं या खुद से अपने सेल्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, खुद ही किसी का सहारा नहीं, या खुद कर सकते हैं, उनको नॉलेज है या वो मतलब इतना एजुकेटेड हैं, तो वो तो उस लिंक पे ही जाके अपना काम करेंगे, वो नॉर्मल नहीं भर सकते, ठीक है। और वो लिंक आता ही आता है भाई, वो मेल 110% आपको आएगा। 5 दिन पहले आए, 4 दिन पहले आए, लेकिन ईमेल में लिखा होता है आपको अपॉइंटमेंट के आफ्टर 5 डेज जब आपको अपॉइंटमेंट आती है ना, यानी कि सबमिट करने से बिफोर 5 डेज पहले आपको वो फॉर्म सबमिट करना होता है। अब 5 डेज लिखा हुआ है तो ये नहीं कि आपको 5वें ही दिन फॉर्म भरना है, वरना आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। आप सेम डे भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जाना है फॉर्म सबमिट करने, आप आज शाम को भी फॉर्म भरें, निकालें और लेके जाएं। बस शर्त ये है कि वही फॉर्म होना चाहिए, मैं इधर साइड में दिखा दूंगा आपको, 4 बारकोड होते हैं लास्ट में, फॉर्म वही होना चाहिए तभी वो सबमिट होगा। एडिटिंग नहीं होना चाहिए, जो पुराना फॉर्म होता है वो सबमिट नहीं होता, क्योंकि वो आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए एक वर्क करने के लिए था, वो आपको वो डिटेल देने के लिए था, वही आपको वो फॉर्म भरना है और वही आपका अंदर सबमिट होगा, ठीक है।
अब इसमें एक चीज़ और है भाई कि लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस 6 महीने का लगा रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने का लगा रहे हैं। एक भाई का तो मुझे मैसेज आया, उन्होंने 1 ही महीने का लगा दिया। तो भाई इंश्योरेंस लगता है पूरा टोटल 1 साल का एक इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छे से लें, देख के लें, सही से लें, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। एक बात, ठीक। अब आपका हो गया, अपॉइंटमेंट की बात भी हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म की बात भी हो गई, आपको इंश्योरेंस की बात भी मैंने बता दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं आपकी सीवी के लिए, कि सीवी भी बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई यूरोपास सीवी लगाओ, इनसे बनवाओ, उनसे बनवाओ। मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि लोग 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं खाली सीवी का। भाई सीवी, नॉर्मल सीवी लगाइए जो 10 क्लास के बच्चों के पास होती है, अपनी एक सीवी क्रिएट करते हैं, वो आप बनवा लो, ठीक है। उसको बना के रखिए, वही आपके काम में आएगी। सीवी हो गई। अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो होती है कि वीज़ा जब लगेगा तब आपको जाना कब है, क्योंकि एक भाई ने मुझसे ये पूछा कि भाई वीज़ा लगने के बाद मैं कम से कम 2 से 3 महीना होल्ड करके बाद में जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? देखिए भाई, ये सब के लिए है, ये सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि जब वीज़ा लगता है उसके बाद बंदे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, या कोई बैलेंस है, या कोई प्रॉपर्टी, यानी कम कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम हो। लेकिन आप वीज़ा लगने के बाद अगर आप ये सोचें कि हम 2 महीने 3 महीने बाद जाएंगे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा पहले। अगर कोई आपका वर्क परमिट दिया या कोई भी दिया है तो वो आपके कंपनी से कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये वीज़ा लग गया है, वो कंपनी को वीज़ा कॉपी भेजेंगे, उनको बताएंगे कि इनको कब बुलाना है। कंपनी भी आपको बताएगी कि आपको इस डेट में आना है। उनको आप ये बताओ कि भाई मुझे ये काम है, या कुछ शादी है, या सिस्टर की शादी है, ऐसा वैसा कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम करके आप बताओ कि हम इस डेट में आना चाहते हैं, ठीक है। तब वो आपको एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, इस डेट में आप आ सकते हो, तब तो आप जा सकते हैं। अगर उन्होंने कहा नहीं आपको आना है इस टाइम में, तो भाई आपको उसी टाइम में जाना है। और वीज़ा पे आपके जाने की डेट भी पड़ के आती है, ये बात ज़्यादातर लोग को नहीं पता होगी। जब वीज़ा स्टैंप होता है तो उसमें पहले ही डेट पड़ी होती है और लास्ट डेट पड़ी होती है कि इस डेट से इस डेट तक ही ख़त्म हो रहा है। तो उसमें नंबर भी पड़ा होता है 360, 365, 200 दिन, 210, जितना आपका वर्क परमिट में टाइम बचता है उतना ही आपको उसमें पड़ता है वीज़ा में। और डेट जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए, मैं अभी आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि आज 5 तारीख है, 5 दिसंबर है ना, आपका वीज़ा लग के आया, आपको आज मिला। तो आप लोग जिनका भी वीज़ा लगा होगा, आप देखना दिसंबर की थोड़ी लास्ट या मिडिल की डेट होगी, या जनवरी की डेट होगी। ये ऑफिसर का अपना कुछ सिस्टम है, वो ऐसा करते हैं। और क्यों करते हैं ये तो भाई मुझे भी नहीं पता, है ना। तो ये उनका अपना कोई सिस्टम है। तो जो डेट पड़ी होती है ना, आप उसके बाद कभी भी जा सकते हैं। जैसे मान लिया आज 5 है, अगर आपके 15 दिसंबर भी पड़ी है इस डेट, तो आप 15 दिसंबर के बाद कभी भी फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपकी कंपनी को बताना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ अभी क्या है कि आप लोग जैसे भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपना टिकट लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी मेरे बंदे जा ही रहे हैं, स्लोवेनिया जा रहे हैं, और भी लोग जाते हैं वहाँ पे, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, बहुत कंट्री के लोग होते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कि जो कि लोग नहीं करते हैं और वो करना चाहिए। अभी उसके लिए बहुत स्टिक हो गया है। देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को कि अभी कोई भी कंट्री अगर आप जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात भाई आप लोग सुने वीडियो को और सबको बताएं। कोई किसी भी कंट्री जा रहा हो, डजंट मैटर है कि ये वीडियो पोलैंड के लिए बन रही है तो आप ही के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं। कोई भी किसी भी कंट्री जा रहा है ना, अगर घूमने भी जा रहा है, कोई टूरिस्ट भी जा रहा है, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ दुबई और कोई यहाँ थाईलैंड और अज़रबैजान कहीं भी जा रहा हो, ये बात सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि आप अगर किसी भी कंट्री जाते हैं तो आपके पास वहाँ का करेंसी होती है, ठीक है। सपोज़ करिए आप स्लोवेनिया जा रहे हैं, या आपका पोलैंड जा रहे हैं, आपका वीज़ा लगा, आपने वहाँ की जिलेटे लिए हैं, या आप स्लोवेनिया जा रहे हैं तो आपके पास यूरो है, या आप जर्मनी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके पास उस कंट्री के करेंसी है। भाई उस करेंसी का चेंज का सर्टिफिकेट जो बैंक का होता है ना, वो एक्सचेंज का पेपर ज़रूर रखें अपने पास। मनी एक्सचेंज जो होता है ना, उसका आप स्लिप हो या कुछ भी बैंक से लें तो उसका स्लिप मिलता है आपको, वो पेपर ज़रूर रखें। क्योंकि अभी इसके लिए एयरपोर्ट पे बहुत मामला स्टिक चल रहा है, जितने लोग भी जा रहे हैं सबको रोका जा रहा है और उनको दिखाना पड़ता है कि भाई आपने ये अपनी मनी जो एक्सचेंज करी है, इस कहाँ से करी है, ये मनी आपके पास, ये करेंसी कहाँ से आई है। तो इस सब चीज़ों का भाई ध्यान रखें
क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता भाई अंदर क्या हो रहा है। अब अंदर आप गए, पता चला वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं, आपको ऑफिसर ने रोक लिया इमिग्रेशन में कि भाई इसका ये दिखाओ वो दिखाओ, अब आपके पास है ही नहीं, आपने किसी फ्रेंड से ले लिया या इससे ले लिया वो उससे ले लिया। तो भाई कुछ भी करें लेकिन आप अपना उसको रखें, क्योंकि अंदर आने के बाद आपको टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। वो सर्च करेंगे, जाने तो मिलेगा आपको, लेकिन आप काफ़ी सर्च करेंगे, काफ़ी आपको मतलब टेंशन होगी। तो ये टेंशन से दूर होने के लिए आप अपने पास करेंसी का एक्सचेंज का जो बनता है स्लिप वगैरह पेपर जो होते हैं वो अपने पास रखें, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात भाई, एक बात और है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टिक है अंदर एयरपोर्ट पे, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर। ये पहले तो ये था कि पोलैंड पहुँचेंगे तो यार वहाँ पे कंपनी का नंबर ऑफिसर पूछता है ये वो। अभी भाई इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ये सब चीज़ें की सख्ती हो गई है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आप लोग अच्छे से ध्यान से जाएं और अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखें, वीज़ा है आपके पास, और आप अपना जो एम्बेसी में जब सबमिशन होता है तो उस टाइम पेमेंट करते हैं ना अंदर, वो पेमेंट का भी रिकॉर्ड रखें अपने पास, और स्लिप मिलती है जो आपका वीज़ा के टाइम वो अपने पास रखें। यानी कि जितना भी आपका प्रोसेस चल रहा है वर्क परमिट से लेके आपने पेमेंट किया वो भी रखें अपने पास स्लिप। एम्बेसी में जो VFS में जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं फाइल सबमिट करते हैं तो उसकी स्लिप अपने पास रखिए। आपके पास ईमेल होते हैं, जितने भी मेल आते हैं वो डिलीट ना करिए, ताकि आप सब चीज़ें दिखाएंगे फटाक से वो कन्विंस हो जाएंगे और आपको आराम से आपका अंदर एंट्री मिल जाएगी आपको। क्योंकि वो यही सब चीज़ें देखते हैं कि बंदा कौन जेन्युइन है कौन नहीं जेन्युइन है। तो आपको अपनी चीज़ें अपने पास सारी चीज़ें रखनी है, ताकि वो पूछेंगे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखाइए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखाइए फटाक से हर कंट्री वालों के लिए। और विजिट वगैरह जो घूमने जा रहे हैं टूरिस्ट उनके लिए बस जो अपना करेंसी लेके जा रहे हैं उसका अपने पास रखिए एक्सचेंज का पेपर, बाकी उसमें कोई टेंशन नहीं। जो वर्क पे जा रहे हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का नंबर, सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो भी हो वहाँ जा रहे हैं आप, और पोलैंड एयरपोर्ट पे भी ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट सोच के चलनी है कि वहाँ भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि आपको कौन रिसीव करने आ रहा है, ठीक है। यहाँ से तो ये है कि बस आपसे यही सब चीज़ें देखी जाती है भाई, कहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कंपनी से कैसे कांटेक्ट, ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। आप दिखा देंगे भाई मेरा वर्क परमिट है, मुझे यहाँ से मिला था, मैंने एम्बेसी में पेमेंट भी किया था, मुझे ये मेल भी आई थी वीज़ा की, फिर मैंने कोरियर अपना रिसीव किया, अब ये मेरे पास वीज़ा है सर और मैं जा रहा हूँ, मेरे पास एक्सचेंज का जो है पेपर भी है, मनी एक्सचेंज का, मेरे पास इतने यूरो हैं, 100 200 300 यूरो आप लोग रखें अपने पास। जो लेटे हैं वो भी कम से कम इतना रखें कि 2 महीना वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। अभी ठंडी का टाइम है भाई, बहुत ठंड है, गर्म कपड़े वगैरह सब अपने पास रखें, खाने पीने का सामान जो भी आप अच्छे से खाना पसंद करते हैं वो सब चीज़ें लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत कॉस्टली होता है और फिर जाके आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो उसका फिर टेंशन होती है बंदे को, ठीक है। तो ये हो गया एयरपोर्ट का मसला भाई। सारी चीज़ें मैंने इसमें मेरे ख्याल से तो जितने भी मेरे बंदों ने, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था सबका जवाब मैंने दे दिया है आपका। अभी शुरू से देखिए, मैं एक बार अपने माइंड में रिवाइंड कर लेता हूँ कि चेकलिस्ट भी हो गई है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दिया है, जो उसमें आने जाने की डेट होती है उसके बारे में बता दिया है, CV के बारे में बता दिया है, एयरपोर्ट के बारे में बता दिया, मनी एक्सचेंज के बारे में बता दिया। अभी शायद मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी फिर भी अगर मेरे माइंड से कुछ स्किप हो रहा है या आप लोग के माइंड में कुछ अच्छा सा सवाल है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जवाब दे सकता हूँ जिससे आप लोग का फ़ायदा हो, तो ज़रूर आप लोग, मैं अपने स्क्रीन पे मेरा नंबर होता है, कमेंट्स उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, वहाँ से आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के मुझसे बात कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है भाई। बहुत से लोग, ये भी मुझे पता चला कि बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्ज लोग मांगते हैं कि भाई इनसे बात करेंगे तो ये पहले बारकोड भेजेंगे। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। नॉलेज लेके मुझे अपने साथ ऊपर नहीं जाना है, कवर में नहीं जाना है। जो मेरी नॉलेज है वो आप लोग के लिए है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है भाई। मैं सबसे बात करता हूँ। हाँ, टाइम लग जाता है, किसी किसी को 10 दिन 5 दिन ऐसे 4 दिन के बाद अपडेट मिलता है, क्योंकि भाई मैसेजेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग बुरा ना मानिएगा, कुछ भाई लोग बुरा मान जाते हैं कि आप यार मैसेज का जवाब नहीं देते, एटीट्यूड। ये भाई अल्लाह माफ़ करे, कोई एटीट्यूड नहीं है। बस ये है कि भाई मैसेज ज़्यादा होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको जवाब देता हूँ। मेरे पास भी काम होता है, मैं भी यार काम करता हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2-4 दिन, लेकिन आपको जवाब मिलेगा। और अगर जवाब नहीं भी मैं दे पाता हूँ तो वीडियो में तो मैं कमेंट देखता हूँ यूट्यूब पे, सारे कमेंट्स को मैं एक साथ करके फिर उनकी वीडियो बना के आप लोग को नॉलेज दे देता हूँ भाई। इतनी सी मेरी खता है। तो भाई माफ़ करिएगा मजाक में कुछ गलत सलत निकल जाए तो। वैसे कोशिश करता हूँ मैं से कोई ऐसा कुछ हो ना। बेझिझक आप लोग मुझे मैसेज डालिए, जो भी आप लोग को पूछना है वो पूछिए, जवाब इंशाल्लाह आप लोग को सबको मिलेगा भाई। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
चैनल को जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, देख के चले जाते हैं भाई। थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो दिल को भी अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे तो पसंद आता है ना अच्छा कि भाई हाँ भाई मेरे बंदे यार सबको इतना फ़ायदा पहुँच रहा है, मेरे दोस्तों को, तो वीडियो बनाने में मज़ा आती है। बाकी मैं आप लोग के साथ हूँ, जो भी पूछना है भाई किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैसेज डालिए जवाब मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई मैं आपका दोस्त नौशाद, मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर कुछ नई वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। अल्लाह हाफिज़।